आपने मुझे राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2023 पर बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2021 को और मजबूत कर और संशोधित करने के लिए इस विधेयक को लाया गया और मैं समझता हूं इस विधेयक के अंदर मुख्य रूप से जो इसमें दिया गया कि सहकार आंदोलन को प्रोत्साहन देने के लिए और सहकार सोसाइटियों के नियंत्रण और विनियमन के लिए राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 अधिनियमित किया गया था और इस अधिनियम की धारा 31 में यह उपबंध किया था कि सोसाइटी का पदावरोही मुख्य कार्यपालक अधिकारी सोसाइटी के समस्त अभिलेखों और संपत्ति का प्रभार मुख्य कार्यपालक अधिकारी को जो सोसाइटी के समस्त अभिलेखों और संपत्ति का समग्र न्यासी होगा सौंपेगा और जहां ऐसा कोई पदावरोही अधिकारी या सदस्य अभिलेख और संपत्ति का प्रभार सौंपे जाने से इनकार करता है वहां रजिस्ट्रार के पास उपधारा 2 के अधीन सोसाइटी के अभिलेख और संपत्ति की तलाशी अभिग्रहण और कब्जे में लेने के लिए प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए इस धारा में संशोधन करके मैं समझता हूं कि जो रजिस्ट्रार हैं उनको ये अधिकार दिया गया कि अगर किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड्स अगर उसमें अनियमितता पाई जाती है, शिकायत पाई जाती है या तलाशी अभिग्रहण के लिए कब्जे में लेने के लिए किसी प्रकार की अगर परेशानी आती है तो वहाँ और अगर रजिस्ट्रार का ये समाधान हो जाता है कि सोसाइटी की पुस्तकों तथा अभिलेखों को दबा दिए जाने, बिगाड़ दिए जाने, नष्ट कर दिए जाने की संभावना है या किसी सोसाइटी की निधियों और संपत्ति का दुरुपयोग किए जाने की संभावना है तो वहाँ रजिस्ट्रार को स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को तलाशी लेने और ऐसे अभिलेखों को संपत्ति का अधिग्रहण करने की शक्ति होगी। माननीय सभापति महोदय, मुख्य रूप से इस विधेयक के अंदर ये बात है कि जो पहले सोसाइटी के समझ जितने भी दस्तावेज थे उनको लेने के लिए अगर उसको कोई रजिस्ट्रार को संभावना थी कि उसको कहीं दुरुपयोग होगा, उसका नष्ट कर दिए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, तो वो पहले न्यायालय में जाता, न्यायालय में एप्लीकेशन लगाता, उसके बाद ही न्यायालय फैसला करता कि वो डॉक्यूमेंट्स देने के नहीं देने। लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से अब उस बाध्यता को खत्म करके सीधे रजिस्ट्रार को ये पावर दे दिया गया कि वो इस प्रकार की परिस्थितियों के अंदर डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज ले सकते हैं। और माननीय सभापति महोदय, सहकारिता विभाग कितना महत्वपूर्ण है इसको समझने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने, मोदी सरकार ने पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाकर पूर्व मंत्री और वर्तमान में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को इस मंत्रालय का महत्वपूर्ण मंत्रालय का प्रभार सौंपा। और मैं समझता हूं कि किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, उनकी आय को बढ़ाने और लगातार ऐसे नवाचार के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं जिससे किसानों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे एमएसपी के माध्यम से 1.5 से 2 गुना बढ़ोतरी हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा हो, ये ऐसे बहुत सारे कदम जो केंद्र की सरकार ने उठाए उसके कारण किसान आज एक अलग वातावरण में अपना कार्य कर रहा है। और माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि माननीय सभापति महोदय कि राज्य सरकार जो ग्राम सेवा सहकारी के माध्यम से बिना ब्याज के लोन दे रही है वह एकमात्र दिखावा रह गया। और इसलिए रह गया माननीय सभापति महोदय कि जिस किसान का ग्राम सेवा सहकारी में 1,50,000 का लोन होता है वो सहकार जीवन सुरक्षा बीमा के नाम पर 6,000 रुपये से ज़्यादा की वसूली की जा रही है। और ये लूट मचा रखी है प्राइवेट बीमा कंपनियों के माध्यम से, और ये जो बीमा करवाया जाता है प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से, और उसमें माननीय सभापति महोदय बिना ब्याज का लोन जब किसान समिति के माध्यम से उसको रिन्यूअल कराने के लिए जाता है तो कम से कम 6 महीने में उसको 7 से 8,000 रुपये बीमा के नाम से लिए जाते हैं। जबकि हमारी पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार में ये जो राशि थी मात्र 500 रुपये थी, आज आपकी सरकार में 7 से 8,000 रुपये उससे किसान से वसूल किए जाते हैं। और इसके अलावा माननीय सभापति महोदय फसल बीमे की राशि अलग से काटी जाती है, तो ये कहीं न कहीं आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और पहले हमारी सरकार के समय सहकारी समिति के माध्यम से लोन कितना दिया जाता था? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए से ऊपर लोन दिया जाता था।
और आज इस आपकी सरकार बनने के बाद में मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, सहकारी समितियों में आप लोग एक बार ऑडिट करवाइए और उन किसानों की लिस्ट लीजिए कि वहाँ कितना आप सहकारी समिति से लोन दे रहे हैं। मुश्किल से 15,000, 20,000, 25,000 रुपये दे रहे हैं, और वो भी लोन उन लोगों को दिया जा रहा है जो व्यवस्थापक से सेटिंग करते हैं, उनको रिश्वत की राशि का पैसा देते हैं, उसके बाद उसको लोन दिया जाता है। और कर्जा माफी के रूप में हमारी वसुंधरा जी की सरकार ने 50,000 रुपये संपूर्ण कर्जे माफ़ कर दिए, और आपने जो चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र जेताड़ में मान ली एक छोटा सा गांव है जहां रावत समाज के समुदाय के लोग रहते हैं। आज की तारीख में SBI बैंक के जिन लोगों ने 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए लोन लिया है, ऐसे 10 से 15 किसानों की जमीनें कुर्क करने के लिए तैयार बैठी है। अब आप बताएं, वो सरकार जिन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, SBI से लिया हुआ वो कर्जा कौन माफ करेगा? और इसी सदन में जब हमने ये मुद्दा उठाया तो आपकी सरकार ने क्या कहा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा है, उसने कहा कि आप हमें ये राशि दो तो हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने जब चुनाव घोषणा पत्र बनाया था उसमें क्या प्रधानमंत्री मोदी से सलाह ली थी? क्या ये कहा था उसमें कि अगर केंद्र सरकार माफ करेगी तो हम लोग माफ करेंगे? लेकिन आपका ये झूठा वादा, जो नेशनलाइज्ड बैंक के जितने भी बैंक है जिनसे लोन लिया हुआ है, वो आज भी खून के आंसू रो रहे हैं। और मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से सभी किसानों को एक डायरी के माध्यम से हर एंट्री किसानों को अगर मिल जाए तो किसानों को उनके हिसाब को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी, जबकि अधिकतर समितियों में किसानों को किसी हिसाब के बारे में ना समझाया जाता है और उनकी राशि को वसूल कर दी जाती है। और माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से हर किसान को ऑनलाइन डायरी में एंट्री की जाए, जिससे उस किसान को उसके खाते की एंट्री को समझ आ सके, उसके परिवार के लोगों को समझ में आया जा सके। और साथ ही सभी ग्राम सेवा सहकारी समिति को पासबुक प्रिंटर प्रदान कर किसानों को डायरी वितरण की जाए, जबकि अब तक अधिकतर किसानों के पास में, जिन लोगों ने लोन लिया उनके पास में डायरी नहीं है। तो प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति में एक प्रिंटर और पासबुक प्रिंटर प्रदान करें। और माननीय सभापति महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जो व्यवस्थापक हैं उनकी 2013 के बाद में स्क्रीनिंग नहीं हुई, और अभी 2022 के अंदर आपने स्क्रीनिंग करी, और मैं उससे बड़ा चिंतन और क्या हो सकता? माननीय सभापति, मेरा आरोप है, माननीय सहकारी मंत्री विराजमान है, कि कुल 2013 के बाद में जिन व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग नहीं हुई थी आपने 2022 में करवाने का ऐलान किया। और मैं बताता हूं कि मेरे पाली जिले के अंदर आपने कुल 156 व्यवस्थापकों को इस स्क्रीनिंग के लिए बुलाया था, और आपने स्क्रीनिंग कितने लोगों की की? फाइनल ओनली 28%, 28 लोगों किया। और वो कौन 28 लोग थे? जिन्होंने MD को 3-3 लाख रुपए की रिश्वत दी थी, उन लोगों की स्क्रीनिंग उन लोगों ने की है। और मेरा आरोप है सरकार के ऊपर, वो इस प्रकरण की, पूरे प्रकरण की जांच कराए। जब आपने 156 व्यक्ति को बुलाया था तो आपने मात्र 28 लोगों को ही स्क्रीनिंग कैसे कर दिया? और ये जब 2013 के बाद 10 साल बाद आपने को स्क्रीनिंग की, और माननीय मंत्री महोदय, इस स्क्रीनिंग कमेटी में कौन लोग थे? मैं आपकी जानकारी का निवेदन करता हूं। अतिरिक्त रजिस्ट्रार जोधपुर जो इस कमेटी का अध्यक्ष था, और उसका सह अध्यक्ष था बैंक का चेयरमैन, सचिव था बैंक का MD, उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति पाली उसका सदस्य, और जिस सदस्य को व्यवस्थापक को बुलाया गया था उस सोसाइटी का अध्यक्ष उसका सदस्य था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा माननीय मंत्री महोदय कि जिन 28 लोगों की स्क्रीनिंग की गई उनमें बिना बैंक के चेयरमैन की सहमति की, जो उस कमेटी का 5 सदस्य कमेटी का मेंबर था, उससे साइन करवाने बोला गया। उन्होंने कहा था मैं साइन नहीं करूंगा, क्योंकि ये 3 लाख रुपए लेकर जो आपने रिश्वत की राशि लेकर किए हैं, मैं नहीं करूंगा। उन्होंने साइन नहीं किए, और उसके बावजूद बिना चेयरमैन की सहमति के, बिना चेयरमैन की साइन के ये इन 28 लोगों को आपने स्क्रीनिंग कर दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं 156 में से 28 ही क्यों किए? बाकी बचे हुए 128 लोगों की स्क्रीनिंग क्यों नहीं किया? और साथ ही माननीय सभापति महोदय, मेरा ये निवेदन है कि ग्राम सेवा सहकारी के व्यवस्थापक को कितनी सैलरी मिलती है, उस सैलरी के बारे में भी आप लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है। बहुत कम ऐसी सोसाइटियां हैं जो प्रॉफिट के अंदर रहती है, वो घाटे के अंदर रहती है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत सारी समितियां, उनमें से जेतान शहर को अगर छोड़ दें तो बाकी लगभग सारी सहकारी समितियां घाटे के अंदर है, और उनके जो व्यवस्थापक हैं उनकी जो प्रतिमाह का वेतन है वो भी कम है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि व्यवस्थापक को RGSS की सुविधा चालू करवाएं, ताकि उनके जो अल्प वेतन को देखते हुए जो सुविधाएं राज्य सरकार की तरफ से हॉस्पिटल में उनके परिवारों को मिलने वाली है वो भी मिल सकती है। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले बिफर जो तूफान आया था, और उस बिफर जो तूफान के कारण
मैं समझता हूं कि जो खरीफ की फसल थी आगामी 2023 की, उसकी लोन रिन्यू की तारीख 30 जून थी। 30 जून 2023 उसकी लोन की तारीख थी रिन्यू कराने की। और बिपरजॉय तूफान आने के कारण बिजली की अव्यवस्था उत्पन्न हुई और बिजली की अव्यवस्था कारण इंटरनेट की व्यवस्था जो कनेक्टिविटी थी वो बाधित हुई और इसके कारण से लगभग 10 से 15 दिन तक बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होने के कारण किसानों को जो लोन रिन्यू कराना था खरीफ फसल 2023 का, और उसके कारण वो करवा नहीं पाए। और खेती के लायक बिपरजॉय तूफान में बारिश से किसान खेतों की बुआई में लग गए, जिससे अधिकांश किसानों की लोन निश्चित दिनांक तक रिन्यू नहीं हो सकी और अब ऐसी स्थिति में किसानों को ब्याज देना पड़ रहा है और ब्याज देने के कारण वो गरीब किसान दुखी है। अतः मेरा माननीय सरकार से निवेदन है इस सदन के माध्यम से कि किसानों की लोन रिन्यू दिनांक जो थी उसको बढ़ाकर माननीय मंत्री महोदय कम से कम 31 अगस्त तक करें, ताकि जो बिपरजॉय तूफान के कारण जो प्राकृतिक आपदा थी किसानों का लोन रिन्यू नहीं हो पाया था, अगर उनका लोन रिन्यू हो जाएगा तो उनके चेहरे पर खुशी आ जाएगी। और माननीय सभापति महोदय, इसके साथ में बीमा कंपनी और राज्य सरकार की मिलीभगत के कारण मैं समझता हूं कि सांठगांठ के कारण, षड्यंत्र के कारण जिन किसानों की फसलें खराब हो गई थी उनके बारे में इसी सदन में जब मैंने आवाज उठाई तो यहाँ के मंत्री ने ये कहा क्या सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ है जैतारण विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ, 70% से अधिक नुकसान हुआ था। लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने प्रारंभिक रिपोर्ट मंगाई तो उन्होंने उसके बाद में सिरे से ये खारिज कर दिया कि ये जो खराबा था ये 30% से कम था, क्योंकि नियमों में ये आता है कि 33% से कम खराबा अगर कहीं बताएंगे तो बीमा कंपनियों को किसानों को मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। और मैं बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा हूं कि विधानसभा क्षेत्र जैतारण के एक भी किसान को इस प्राकृतिक आपदा के कारण जो फसल खराब हुई थी उसका मुआवजा नहीं दिया गया। और मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं सरकार की ये बीमा कंपनियों के साथ में सांठगांठ अपने नीचे वाले अधिकारी को ये कह देते हैं, उसके कारण 33% से कम खराबा बताकर ये किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है। और माननीय सभापति महोदय, एक मेरा और अंतिम निवेदन कि यहाँ जिन लोगों ने ये जमीन जो कर्जे के कारण चुका नहीं पाए, ये मेरे पास में लिस्ट है पूरे जिले की, पूरे राजस्थान की, जहाँ लगभग 19 से 20 हजार किसानों की जमीनें नीलाम की गई है, कुर्क की गई है किसानों का कर्जा नहीं चुकाने के कारण। तो मैं समझता हूं कि सरकार को सोचने की आवश्यकता है। और माननीय मंत्री महोदय, ये जो मैंने आपसे निवेदन किया है सहकारी समितियों के बारे में और ये पाली जिले में जो घोटाला हुआ है उसकी निश्चित रूप से आप लोग जांच कराएं और इस जांच के अंदर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराएं और स्क्रीनिंग के अंदर जो लोग बचे हुए हैं उनकी स्क्रीनिंग करवा के उनको लाभ देवें। और ये जो विधेयक आप लोग लेके आए हैं, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से ये जो कानूनी बाध्यता थी, कानूनी बाध्यता को दूर करने के लिए रजिस्ट्रार को जो पावर दिया गया है उसके ऊपर भी निश्चित रूप से कंट्रोल करें, ताकि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को जो फायदा मिलना है वो आने वाले समय में मिलेगा। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अविनेश महर्षि।